बचा है, बाकी उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भारत के भौतिक विभाजन में। तो शुरू किया जाए, हो गया अमित भैया? तो भारत की जो सीमाएं हैं उसमें तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन सी सीमा कहाँ लगती है, कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा है, कितने देशों के साथ हमारी जलीय सीमा है, ये सारी बातें आप लोग स्पष्ट तौर पर जानते हैं, बस इसी को लिख लेना है। जैसे लगभग 7 देशों के साथ भारत की कौन सी स्थलीय सीमा है, कौन कौन से देश हैं? स्थलीय सीमा आराम से बोलो यार कि मैं लिख लूं। कौन कौन से? पाकिस्तान है, शुरू करो, एक क्रम से जाओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, यानी 7 देशों के साथ भारत की कौन सी सीमा है? स्थलीय। और ये स्थलीय सीमा है, लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखना, जलीय सीमा किन देशों के साथ में है? ठीक है, जलीय वाले कौन से हैं? श्रीलंका। श्रीलंका से भारत किससे अलग होता है? मालदीव। अब इसमें कुछ ऐसे देश हैं कि जिनके साथ दोनों सीमाएं लगती हैं, स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। कौन से देश ऐसे हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 3 ऐसे देश हैं कि इनसे जलीय सीमा भी लगती है और स्थलीय सीमा भी लगती है। ये ध्यान रखना, कई बार घुमाने के लिए पूछ लेता है जो है पूरी वगैरह के एग्जाम में जो है। तो इसमें आपको जानना है किससे सबसे लंबी सीमा लगती है, किससे जो है सबसे छोटी सीमा लगती है, किस देश से जो है किन किन राज्यों की सीमा टच करती है। ये सब आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ ले कि म्यांमार से भारत के निम्नलिखित राज्य में किसकी सीमा लगती है या नहीं लगती है, और उसमें दे दे असम दे दे, अरुणाचल प्रदेश दे दे, मिजोरम दे दे, मेघालय दे दे, करके दे दे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में किस चीज की लोकेशन कहाँ पे है, विशेषकर अभी की लोकेशन जो है, अभी राज्य की लोकेशन कहाँ पे, किस राज्य, कौन सा राज्य स्थित है। ये कब आप सीख पाएंगे? जब आप घर पे मैप देख के बैठेंगे और लेके बैठेंगे, उत्तर भारत का मैप लेके बैठेंगे, देखेंगे मेघालय कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है, मिजोरम कहाँ स्थित है नहीं? यानी जो भी 7 सिस्टर के राज्य वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य किसके नीचे है, किसके ऊपर कौन सा है। उत्तर प्रदेश जिसमें आप रह रहे हैं उसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं, किस देश से लगती हैं, ये सारी बातें आपको इसमें जाने हैं। कुछ बातें मैं अपने तरफ से लिखवा दे रहा हूं और कुछ बातें आप लोग अपने तरफ से जोड़ लीजिएगा जो, ठीक है। तो लिखिए, भारत दक्षिण एशिया में, भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया समझ रहे हैं आप लोग ना? कहां है दक्षिण एशिया? आप बताओ, ये बीच वाली दक्षिण एशिया कहां है? दक्षिण एशिया लिखियो ना कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया कहां है तुम बताओ? तुम लोग जानते ही हो, तो बताओ। एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो वहां कौन कौन से देश शामिल है दक्षिण एशिया में? हाँ, हाँ, तो कहीं चीन नहीं शामिल, उसमें चीन नहीं शामिल। हाँ मैम, सार्क कंट्री जानते हैं, सार्क, बस सार्क में जितने मेंबर हैं वो सब शामिल है इसमें, ठीक है। दक्षिण एशिया में चीन नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है कि जब कोई शब्द आप लिखें तो उसका मतलब जरूर जाने दीजिए। मैं दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश लिखवा दिया हूँ,
भारत को तो आप जानते हैं और दक्षिण एशिया नहीं जानते हैं तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कुछ बुनियादी जो शब्द ना समझ में पूछ भी लिया करो और जानना चाहिए। तो बहुत बेसिक शब्द हैं, तो कक्षा 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, हालांकि तब आप लोग इतने जागरूक नहीं थे कि पढ़ लें, है नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, दिखाने में, पढ़ने दिखाने में। आओ, कितने लोग? 1, 2, 3, 4 लड़कों भैया, तुम लोग खाली कथा सुनती हो, यहाँ के प्रवचन सुन के चली जाओगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ डालो, ठीक है, नहीं बहुत पछताओगे। चलो लिखो आगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, पर अफगानिस्तान भूल गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहां स्थलीय, तथा श्रीलंका और मालदीव के साथ जलीय सीमाएं लगती हैं। श्रीलंका और मालदीव के साथ जलीय सीमाएं लगी हैं या लगती हैं। लगती हैं। आगे एक लाइन और इसमें बढ़ा लो, देखो पाकिस्तान, आगे एक लाइन और बढ़ा लो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगती हैं। जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं लगती हैं। अब आप एक एक देश का लिख लो कि कौन कौन से राज्य से सीमाएं लगती हैं, लिखवा दें। पहले लिखो, सबसे ज्यादा बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। पाकिस्तान को हमको सुनाई दिया, हमारा सुन कम रहे ना। यस सर। चलिए बांग्लादेश के साथ लिखिए, बांग्लादेश लिख दीजिए सर। देखो यहां से बांग्लादेश लिख दो और यहां ब्रैकेट में लिख दो कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। और इसके सामने लिख दो भारतीय राज्य, यानी यहां देश लिख दो, ऐसे करके बना लो, और यहाँ पे सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमावर्ती राज्य लिख लो, सीमावर्ती राज्य, ऐसे यहाँ नीचे राज्यों का नाम लिख लो। ठीक है, तो पहले लिखो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। कितने राज्य लगते हैं इससे? 5। ठीक है, 5 का नाम लिख लो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम।
हो गए 5। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये किसके साथ लगते हैं? पश्चिम बंगाल जो हमारा राज्य है, ठीक है, उसके साथ में इसकी सीमाएं लगती है। और सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा होने के कारण ये है कि ये एक तरह से भारत के भारत जो है इस देश को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसलिए सीमाएं लंबी हो जाती हैं। हालांकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे अगर बांग्लादेश का मैप, देखो यहाँ पे जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, सब पूरा बांग्लादेश ही है जी। हाँ ठीक है, अब देखो पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम ऐसा राज्य है कि जिसकी सीमाएं म्यांमार से भी लगती हैं और बांग्लादेश से भी लगती है। तो ये सब थोड़ा क्रिटिकल चीजें होती है, सब थोड़ा मैप देखेंगे तो समझ जाएंगे। और कई बार क्वेश्चन घुमा देता है ना, तो आपका पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा लिखो, चीन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा। कितनी? 3488 यानी 3488 किलोमीटर। राज्य हैं, अब देखो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल हो गए। ठीक है, अब इसमें जम्मू कश्मीर नहीं शामिल होगा, तो अब इसमें लद्दाख हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। लिख लो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहां ध्यान देना है, असम की सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, नहीं कई बार दिमाग में रहेगा कि पूर्वोत्तर का बड़ा राज्य है, उसके साथ सीमा हमारी लगती होगी, तो आप मार के चले आएंगे जो। तो कितने राज्य हो गए? 2। तो कौन छोड़ दिया, कौन राज्य छोड़ दिया जी? एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य होंगे। ठीक है ना? चलो अगला लिखो, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारी तीसरी सबसे बड़ी लंबी सीमा है, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। थोड़ा बहुत 1 किलोमीटर का कई किताबों में अंतर भी आपको मिल सकता है, तो उसमें आपको चिंतित हो जाए होना है, हालांकि मिलेगा नहीं। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सों से ही हम जो है डाटा जो है ज्यादा हम प्रीफर करते हैं, खासतौर से एनसीईआरटी वगैरह जो डाटा होता है वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि भारत सरकार का डाटा होता है। तो कहीं से आपको किसी किताब में अगर मान लीजिए 3324 दिख जाए तो माथा नहीं फोड़ लेना है उसमें कि भगवान अब क्या होगा, है नहीं? या कई बार क्या होता है कि 0.7 होता है किसी के साथ में, तो उसको अगला अंक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे 1 किलोमीटर का आपको इधर उधर मिल सकता है। पाकिस्तान के साथ भारत की किन राज्यों की सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा लगती है। अब लद्दाख की सीमा वर्तमान में पाकिस्तान के साथ लगती है। देखो यहाँ लग रही है कि नहीं लग रही है? आपके हिसाब से लग रही है ना? लिखो, जो सीमा आपको लगी हुई दिख रही है वो पीओके की सीमा है, और पीओके को भारत अपना मानता है? कौन? तो वही तो हम कह रहे हैं जो, तो तुम लोग पहले में दे दोगे। ठीक है, लिखो आगे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब यहाँ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आप ध्यान रखिएगा है जो, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से टच करती है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि जब पाकिस्तान की सीमा सीधे भारत से टच कर रही है यहाँ पे, ठीक है, 106 किलोमीटर, तो वैसे पाकिस्तान कट गया लद्दाख से भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जी। अगला लिखिए, नेपाल। नेपाल तो आप लोग गए ही होंगे, कितने लोग गए? अकेले? तुम खाली? तुम गए हो? कहाँ गए हो नेपाल में? लुम्बिनी? लुम्बिनी तो बगली है। और कौन गया है? गए हो? चले जाया करो यार, कहीं खाली वाली रहा करो तो जो है
बहुत पैसा वैसा ना सोचा करो, जो बिना ट्रेन के से बैठ लिया करो, लिफ्ट ले लिया करो किसी साथ जोड़ जोड़ के, ठीक है, चले जाया करो, घूम टहल के चले आया करो, जो कौन खा लेगा तुमको। खाली ये भी नहीं कि आपको वीजा और पासपोर्ट बनवाना है, खाली सीमा पे आपको आधार दिखा देंगे तो आराम से आपको एंट्री दे देंगे, जाइए घूमिए टहलिए, 2-4 घंटा रहिए लुम्बिनी और तमाम सारे जो घूमने वाले स्थान हैं, घूम टहल के चले आओ। घूमने से बड़ा ज्ञान मिलता है नहीं? खाली बस्ती छोड़ के आप लोग कहीं निकलते ही नहीं, खाली बस्ती, कलवारी, टांडा, और इधर कौन सा है, रुधौली, इधर महादेवा, यानी अपने सीमावर्ती क्षेत्र से बाहर आप लोग जल्दी निकलते नहीं, है नहीं? लखनऊ चले जाते होंगे, बहुत ज्यादा जाते हो, क्यों? कितने लोग ऐसे जो लखनऊ भी नहीं गए? ज्यादा लखनऊ नहीं गए हो? कई लोग नहीं गए होंगे, मुझे आप बता देंगे, बेइज्जती होगी, इससे अच्छा बताओ ही ना, जो ठीक है। चलो ज्यादा नहीं बेइज्जती करेंगे। आप लोग मन ही मन, लड़कियां तो बहुत शराब देती हैं, क्यों? मन ही मन शराब दे देंगी कि जाओ मर जाओ, है नहीं? और लड़के शराब नहीं देते, लड़के सीधा गाली ही देते हैं, है नहीं? कंफ्यूजन नहीं है। बहुत खराब मास्टर है यार, बहुत बेइज्जती करता है। इसलिए देखिए, मैं देखता हूँ इसी भय का परिणाम है कि अगली सीटें खाली होती, तो लोग लगता है कि अगली सीट पे बैठेंगे तो गुरुजी ज्यादा पूछेंगे, और हमारा हम देखेंगे जितना प्रश्न पूछते हैं तो पीछे वालों पूछते हैं। जानते हैं जो आगे बैठा हो तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई है, वो पढ़ाई हो रही, तभी आगे बैठा है। कभी जल्दी हम आगे वालों नहीं पूछते हैं प्रश्न। हम ही नहीं, हर टीचर की अपना अब होता है कि जो ज्यादा छुप के बैठता है उसको जान जाता है कि ये डरा हुआ है, इसी पूछो, इसको पक्का नहीं पता होगा, है नहीं? तो ये अपना मैं गोपनीय वो बता दिया। कल से आशा है कि अगली सीट खाली नहीं रहेगी, जिनको नहीं पता है वो अगली सीट पे ही बैठे, जो है नहीं? और इतना डर किस ले रहे हैं भाई? मारना तो है नहीं कि नहीं बता पाओगे तो भी 3-4 डंडा मारेंगे या 2-4 थप्पड़ मारेंगे, मारने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। तब किस बात का डर है? इज्जत चली जाएगी, ठीक है? बगल वाला का सोचेगी कि बताओ ये नहीं बता पाए हैं? इतना सरल क्वेश्चन गुरुजी से पूछे, नहीं बता पाए, हम खड़े हो गए और बेइज्जत होके बैठा दिए गए। कोई बेइज्जत उज्जत नहीं, अगर बता पाओ तो अच्छी बात है, ना बता पाओ तो और अच्छी बात है। लेकिन पढ़ोगे तो इतने बड़े जानकार हो ही गए थे तो क्या करने आए थे पढ़ने के, ठीक है? तो इसलिए ये सब क्लास की बातें क्लास तक ही रहने दीजिए, इससे आगे उसको नहीं सोचना चाहिए कि बताओ गुरुजी हमें टारगेट किया, हमें ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, हम ही सबसे कमजोर हैं क्या? ये सब दिमाग विचार आते हैं ना। ठीक है, तो प्रश्न को पूछिए, अगर हम पूछे तो बता पाइए या ना बता पाइए, उसको अन्यथा नहीं सोचना है, जो ठीक है। अब पता लगे हम ही आए अकेले बोल के चले जाएं, अब आप लोग कथा तरह सुन लिए हैं, और कथक तरह सुन लिए और उसके बाद में अगले दिन सब भूल गए। कौन क्या बताया हो, कहां से? चलो बताओ, कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था, क्या क्या पढ़ाए थे? अभी कोई बोलेगा नहीं, बस वही बात समझा रहे थे ना, तो आपको लग रहा है कि समय खराब हो रहा है। ठीक है, ये समझाने का मतलब हमारा यही है कि रिवीजन करो, पढ़ के आओ, ठीक है। इसे खाली हाथ जाके खाली हाथ प्रवचन ना सुनने चले आया करो, समझ गए? ठीक है, हमको ज्यादा चिंता है आपके सिलेबस की, आपसे ज्यादा कि आपका सिलेबस छूटे ना, जो। चलिए फिलहाल तो चलते हैं आगे, जो बीच बीच में डांटते रहेंगे, ठीक है, और तुमको कुछ नहीं कहेंगे, क्यों? चलो आगे। अगला नेपाल, नेपाल हो गया? नेपाल लिखो, हाँ उचित बात भी आ गई। 1751 यानी 1751 किलोमीटर। इसमें भी 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है, 5 राज्य हैं। अब इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमाएं लगती है नेपाल से। कई बार प्रश्न पूछा गया है,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री में जो, तो किन किन राज्यों की जिलों की सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश की? हाँ, पीलीभीत। अब 4-5 लोग मत बताओ, मैं भूत नहीं हूँ कि सबका एक साथ समझ लूंगा। हाँ तुम बताओ, तुम अच्छा बता रही थी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, बस कुशीनगर है। कुशीनगर की सीमा लगती है नेपाल की कि नहीं? हाँ, और नेपाल की। देखो भाई गेट अपने आप खुल रहा है, भूत का नाम लिया तो नहीं गया। चलो लिख लो इसका भी। ये सब थोड़ा आप लोग, यही होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं किसी भी टॉपिक से, ठीक है, वो आप समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो सब जाके घर पे आप यही सब चीज को ऐड करने का बार बार बोलते हैं। करंट अफेयर से ऐड कीजिए इसको, ठीक है। जैसे आप भारत की सीमाएं पढ़ के गए, मैंने जितना बताया उतना चलो ठीक है। अब आप जो तात्कालिक या वर्तमान में जो समस्याएं जिन देशों के साथ में चल रही हैं, जैसे नेपाल के साथ में उत्तराखंड के पास में लिपिया धोरा, काली नदी, इन सब क्षेत्र को लेकर विवाद है, 2-3 क्षेत्रों को लेकर। अब ये सब जाइए नेट पे ढूंढिए और उसको अपडेट कीजिए, क्या ये विवाद है इस देश से हमारा जो है, ठीक है। अब अगर हम पूरा लिखाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा जो है, तो हम ये सब हिंट दे देते हैं आप लोगों को कि हिंट के आधार पे आप जाके इन सारे तथ्यों को देखने का प्रयास करें। जो अगला लिखो, क्या लिखे हो? उत्तराखंड। अच्छा ये हो गया, इसका राज्यों का नाम हो गया। हाँ अगला लिखो, म्यांमार। म्यांमार लिखो यार, हम बता रहे। म्यांमार का है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। इसमें 4 राज्यों की सीमा लगती है आपकी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको चारों से क्रम से याद कर लीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है भूटान। भूटान के साथ थोड़ा छोटी सीमा हमारी है, 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। इसे 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 हो गए। अब एक देश बचा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के सामने लिख दो जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर ब्रैकेट में लिख दो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है। अब इसको बताएंगे आगे कि कहां है क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं लद्दाख से लगती है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर हम इसलिए लेंगे क्योंकि पीओके से जुड़ा है, ठीक है। लिखो लद्दाख लिख लो, अगर इच्छा है तो लद्दाख भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बोले थे? भारत की सीमाएं प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की हैं। भारत के 17 राज्य, भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं। भारत की कृत्रिम सीमा
भारत की कृत्रिम या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अध्यारोपित सीमा। भारत की कृत्रिम है, हम लोग दिमाग ही नहीं काम कर रहा, सिर्फ लिख दिए भारत की कृत्रिम या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अध्यारोपित सीमा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ है। अभी बता देते हैं अध्यारोपित सीमा क्या होती है। अध्यारोपित सीमा का मतलब ये होता है कि किसी जो अथॉरिटी हो कोई, जैसे भारत जो उपनिवेश था तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो क्योंकि उसमें जिसके नियंत्रण में हम थे उन्होंने हमारी सीमा डिसाइड कर दी कि भैया यहाँ से ये क्षेत्र आपका है, यहाँ से ये क्षेत्र आपका है। तो जो पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा थी, और पाकिस्तान उस समय का वर्तमान बांग्लादेश भी, देखिए वर्तमान बांग्लादेश भी भारत की रेड क्लिफ लाइन ही है, जो तो सीमा है वो रेड क्लिफ लाइन उसको भी कहा जाता है। अब रेड क्लिफ एक इंजीनियर या कुछ थे उसी में से अधिकारी थे, उनके निर्देशन में सीमा का निर्धारण हुआ, तो वो सीमा की इतिहास से अध्यारोपित सीमा है। अब कृत्रिम सीमा है, हमने बनाया उसको बाढ़ लगा के पूरा डिसाइड कर दिया कि ये क्षेत्र यहाँ से उधर का आपका है, इधर का हमारा है। जो चीन के साथ है हमारी सीमा, प्राकृतिक एक तरह से हिमालय पर्वत पूरा खड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत के उस पार चीन, इस पार भारत, इस तरीके से है। अन्य देशों के साथ जो हमारे जलीय पड़ोसी हैं, श्रीलंका और मालदीव, उनके साथ भी हमारी इसी प्रकार की प्राकृतिक सीमा ही है ना, जल है पूरा, एकदम से समुद्र है, उसमें कोई ऐसी समस्या है ही नहीं। जो है खाली वही मछुआरों की समस्या कई बार आती है, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी क्या बात हो रही है तुम लोग यार, हमको भी बता दो, हम भी हंस लें। क्या बताओ, काहे बतियाते रहो, तो भी जो बता रहे हैं समझ नहीं पाओगे तो फिर पूछोगे जो। देखिए तो इसको कृत्रिम सीमा बोलते हैं, कृत्रिम या अध्यारोपित सीमा। देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा गया है कि भारत के साथ किन देशों की अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित या कई बार कृत्रिम भी लिखता है, कृत्रिम सीमा यानी जो हमने बनाया है सीमा, वो सीमा है जो, समझिए। तो आगे लिख लो, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया, क्योंकि बांग्लादेश भी उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, क्योंकि बांग्लादेश भी उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, इसीलिए भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा, और भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है, रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित होती है। आप लोग कोई क्लास से क्या लेट कर गए पीछे, क्यों लेट हो गया? कोई क्लास थी? अच्छा, अब चीन के साथ जो भारत की सीमा है इसको हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं,
एक्चुअल में पूर्वोत्तर भारत के लिए, खासकर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस सीमा का निर्धारण भी 1914 में किया गया। मैकमोहन नाम के व्यक्ति, उन्होंने ही किया जो है, तो उन्हीं नाम पे इसका नाम ही रख दिया गया। हालांकि ये सीमा विवादित है। ठीक है, चीन कहता है कि हमने भारत से सीमा से संबंधित समझौता नहीं किया था, उस समय हमने ब्रिटेन के साथ समझौता किया था। ठीक है, तो इसको हम नहीं मानते हैं। तो भारत और चीन के मध्य वर्तमान में भी देखेंगे विवादों का एक मूल कारण जो है वो सीमा विवाद भी है, ज्यादातर सीमा विवाद भी है। अभी आजकल भी खबरें चल रही है कि जो है चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। अब क्या सही है क्या गलत वो अलग विषय है, लेकिन ऐसी खबरें भी आती हैं और ऐसा तनाव कई बार देखने को मिलता है। 2020 में भी गलवान घाटी में इसी प्रकार की एक झड़प हुई थी, इसमें हमारे भी कुछ सैनिक मारे गए, उनके भी कुछ सैनिक मारे गए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सीमा, क्योंकि मैंने बताया कि प्राकृतिक सीमा है, पर्वत और पठारी घाटी का दुर्गम क्षेत्र है, तो अब दुर्गम क्षेत्र होने के नाते सेनाओं की एक्टिविटी भी उस लेवल पे नहीं जितना स्थल पे सामान्य रूप से हो सकती है। जो ठीक है, तो जहां जो पहले पहुंच जाए वो भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारा। ठीक है, हालांकि चीन की अपनी विस्तारवादी नीति है। ठीक है, उसका भारत के साथ नहीं, पूरे जितने देश उसके साथ लगे हैं 10-12 देश, उन सब के साथ सीमा विवाद उसका चलता रहता है, चाहे मंगोलिया हो चाहे रूस हो, रूस से भी उसका थोड़ा बहुत सीमा विवाद चलता रहता है। उधर आप दक्षिणी चीन सागर में चले जाएंगे तो दक्षिणी चीन सागर में कहीं जापान के किसी द्वीप को कहने लगेगा कि ये तो हमारा है, कहीं फिलीपींस के किसी द्वीप को कहने लगेगा, कहीं वियतनाम के किसी द्वीप को कहने लगेगा। तो उसकी अपनी विस्तारवादी नीति है। ठीक है, विस्तारवादी नीति के कारण जो है कई बार वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा है, और उसका नाम भी पता नहीं क्या अपने भाषा में कई स्थानों का नाम, शहरों का नाम रखने का प्रयास करता है। हालांकि इस पे भारत सरकार को क्लियर है, हमेशा भारत सरकार की सफाई होती है कि भारत, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और अरुणाचल प्रदेश भारत की संप्रभुता वहां भी लागू है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना है। जैसे आप भारत चीन संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें विवाद का कारण जब आप लिखेंगे तो भूगोल से भी एक कारण उठा लीजिएगा। वो कारण क्या है? सीमा संबंधी विवाद। और इसपे दोनों देशों के मध्य में हमेशा जो है द्विपक्षीय स्तर पे बातचीत भी होती रहती है, किसी भी स्तर पे, कि भैया सीमा विवाद हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे, बातचीत करेंगे कि भैया यहाँ से यहाँ आपका, यहाँ से हमारा, यहाँ का। जो तो लिख लो इसको भी, मैकमोहन रेखा देखो। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। इस सीमा रेखा का निर्धारण इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया। अब एक रेखा और है जिसको हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं। क्योंकि जब हमारा देश एक था, पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, पूर्वी पाकिस्तान भी भारत का अंग था, तो उस समय भी एक रेखा हमारी अफगानिस्तान से जो लगती थी वो डिसाइड की गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं डूरंड रेखा। इसको भी जैसे मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने किया था, इसको भी डूरंड नाम के व्यक्ति ने किया था, उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया डूरंड रेखा। अब क्योंकि पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, भारत एक अलग देश हो गया, तो अब जो ये सीमा है वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। ठीक है, भारत से सीमा नहीं लगती, तो इसको भी थोड़ा सा लिख लो, 2 लाइन। डूरंड रेखा तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है।
इधर बैठना है, गर्म लगा। अरे आगे बैठो, इतना बढ़िया पंखा चल रहा है। अच्छा हम समझे कि आगे बैठना, जाओ। लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। इसका निर्धारण 1896 में 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। दिख रहा है? सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। थोड़ा सा और इसको मोटा कर लें। दिख रहा है तो फिर से लिख दें। हो गया? द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे। एक ही थे या एक ही राष्ट्र थे, इस तरह लिख लो, बाकी बना लो अपने हिसाब से। देखो वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा काफी छोटी है। काफी छोटी यानी 106 किलोमीटर मात्र, काफी छोटी है। वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर, ब्रैकेट में लिख दो पीओके, वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के मध्य में सीमा का निर्धारण होता है। सीमा का निर्धारण होता है। अब एक चित्र बनाओ जम्मू कश्मीर का, इसको मिटा दे रहे हैं। उसमें आप पीओके बढ़िया समझ जाओगे, पीओके भी समझ जाओगे, एलओसी भी समझ जाओगे, एक्साइटिन जान जाओगे। भारत का ऊपरी मैप अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस मैप में जो पीओके वाला क्षेत्र है, लोग इसे बंद करते हैं, क्या हालचाल होने लगता है बेबियां, क्या आप इस समय अगर मैप में देखेंगे भारत के, ठीक है, यहाँ थोड़ा समझिए, तो ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर भगा है, क्योंकि भारत सरकार तो अपने मैप में छापेगी नहीं। भाई हम अपने आप से ही मान लेंगे कि हमारा हिस्सा नहीं तो मान ही लिया जाएगा कि नहीं है। तो इसमें जो ऊपर सबसे ऊपर टंगा हुआ हिस्सा है, सबसे ऊपर जो जाता है, वो एक्चुअल में पीओके वाला क्षेत्र है जी। ठीक है, यहाँ बना के दिखाते हैं। ये वाला नहीं दिख रहा है, येलो कर दें। ये वाला तो पहले बताती, हम तो सोच ही रहे थे कि दूसरा कलर कर दे। ऐसे दिख रहा है ना, ये थोड़ा बड़ा हम बना रहे हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा पीओके है,
इसको हम लोग बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये हिस्सा आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, और यहां पे कुछ हिस्सा ये है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन जो है, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तब चीन ने इससे कब्जा कर लिया था। और इधर का कुछ हिस्सा है थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें। इधर का हिस्सा जो है ये चीन का कब्जा इस पे है। अब ये हिस्सा ऐसा है कि इसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, इसे उपहार स्वरूप कि लो भैया ले लो, हमारे बस का इस पे है नहीं, कब्जा बनाए रखेंगे तो तुम भी ले लो थोड़ा। तो ये हिस्सा इस प्रकार से चला गया। अब जो पाकिस्तान के साथ में भारत की एक्चुअल में जो कंट्रोल वाली सीमा है, जहां तक हमारा अधिकार है, उधर उनकी सेना, इधर हमारी सेना है, तो इसी को बोलते हैं एलओसी। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी जहां पे हमारा कंट्रोल है उसको हम लोग एलओसी बोलते हैं। कई बार आप लोग सुनते हैं, सब न्यूज पेपर वगैरह में आते हैं कि एलओसी पर फायरिंग हुई, पुंछ सेक्टर में, रामपुरा सेक्टर में, तमाम सारे सेक्टर बटे हुए हैं। इसमें जो है इस प्रकार की फायरिंग हुई या दोनों देश की सेनाएं आपस में टकरा गई, तो यहीं पे होता है। कारगिल वगैरह भी इसी में, इसी को कारगिल भी बोलते हैं, आगे पीछे सब एरिया। अब ये पूरा क्षेत्र जो है सब पाकिस्तान के कब्जे में है। जो थोड़ा आप अलग अलग कलर से उसमें अपने काफी बना लेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो और जो चीन से हमारी यहाँ सीमा लग रही है, ये वाली, ये जो अक्साई चीन के आसपास है, इसको हम लोग बोलते हैं एलएसी। एलएसी का मतलब जैसे एलओसी है, उसी तरीके से एलएसी भी है, इसको थोड़ा अलग नाम से दिया जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, तो ये आपका एलओसी हो गया, ये आपका एलएसी हो गया, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर होगा, जो मैंने बिंदी बिंदी डाल दी है, जो सियाचिन ग्लेशियर, इस पे भारत का ही कब्जा। ठीक है, कब्जा नहीं, भारत का है ही। और ये आपका ये अक्साई चीन है, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए इसको, इतने में कर लीजिए, ज्यादा ठीक जाएगा। ये अक्साई चीन है, ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था। ये आपका पीओके है, जो समझ गए। ये वाला क्षेत्र जो है चीन का कब्जा, इसको 1963 में पाकिस्तान को दिया था। जो यही लिख लो तो ठीक रहेगा। 1963 में पाक द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र, चीन को दिया गया क्षेत्र। ठीक है, क्या करें? हाँ, प्रेजेंट टाइम का ही तो बता रहे हैं, ये प्रेजेंट टाइम का ही है बेटा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का ही है। आप यहाँ देखेंगे तो अब इसमें चूंकि भारत पूरा दिखाता है ना अपने मैप में, लेकिन मैंने जब आपको बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो पहली क्लास में हम लोग चर्चा की। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जिसमें लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो दूसरे देशों के कब्जे में है, जो भारत का। बताया था नहीं बताया था? तो वो यही सब भैया, अक्साई चीन है और चीन द्वारा दिया गया क्षेत्र है, इधर पीओके है नहीं। अब इसी से तो चीन जो है अपनी जो सिल्क रूट वाला रास्ता बना रहा है, ओबीआर जो जिसको बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान में, सीपेक जिसको बोलते हैं, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े होंगे तो आप लोग इस सब शब्द की चर्चा सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है नहीं।
अब भारत इसका इसी आधार पर विरोध करता है कि ये भारत की संप्रभुता का मामला है, भारत का क्षेत्र है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो भारत में ही हुआ था। जो वहां के राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर भारत के ही साथ किया था। जो तो भाई जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो जितना भी क्षेत्रफल होगा भौगोलिक, उस पे हमारा ही कब्जा होगा ना। अब क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियां रही, देखो किसी प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक नहीं होता है, जो है कि वो गड़बड़ थे गड़बड़, देखो तत्कालीन परिस्थितियां कुछ भी रही हूं जो है, क्योंकि उस समय देश की हालत जैसे आज है उस तरह की थोड़ी थी। भुखमरी, बीमारी, तमाम तरीके की, एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार की, गरीबी चरम पे है, लोग सामान्य सर्दी जुकाम से मर जा रहे हैं, तो वो अलग दौर था। लेकिन तो उसमें 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायली बेस में कुछ लोगों को भेज के और जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, वहां के राजा तो पहले कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे जो है, और जब उन लोगों को भेज दिया तो मजबूर होकर भारत के साथ उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, और जहां भेजा तो कुछ क्षेत्रों पे उसने कब्जा कर लिया, तो भारत ने उसको छोड़ाया नहीं, ये मामला चला गया यन्नो में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। और ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया तो भारत ने वापस भी नहीं लिया। हालांकि वापस लेने का मौका कई बार भारत के पास आया था, लेकिन उस समय की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही हैं, कूटनीतिक परिस्थितियां कैसी रही, क्यों नहीं लिया गया, ये अलग विषय है। ठीक है, लेकिन भविष्य में जब आप लोग जाएंगे तो लेने का प्रयास कीजिएगा जो, ठीक है। चलिए, भविष्य तो आप ही हम और हैं, और कौन है, ठीक है, आप लोग जेएनजी वाले हैं, ठीक है। तो आगे चल के आप लोग कौन इसमें क्या बन जाएगा किसी पता है? हो सकता है इसी में से कोई 20 साल बाद प्रधानमंत्री हो जाए देश का, किसी पता है? तो ले लेना, तब खुश हैं, ठीक है। कि अभी तो गुरु जी जिले कब्जा नहीं हो पा रहा है, आईएएस तक नहीं बन पा रहे हैं, एसडीएम तक नहीं बन पा रहे हैं कि एक तहसील पे कब्जा हो जाए हमारा, अब आपको सीधे देश से कब्जा करने की बात करने लगे। ये सब होगा, चलिए आप लोग लगे रहिए। अब थोड़ा सा पीओटी लिख लीजिए, बना लिए है ना, इसको लिखो। इधर शेष भारत लिख लो तो ज्यादा फहरेगा मैथ में, शेष भारत। अब शेष भारत में इधर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। अब एक हेडिंग डाल दो, पाक अधिकृत कश्मीर। इसमें थोड़ा सा लिख लो, 2-4 लाइन लिखो। 1947 में भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से, कबायली लोग, कबीला उबीला होता है ना, स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया। तथा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हमला कर दिया तथा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारतीय संघ में विलय करने की घोषणा कर दी। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारतीय संघ में विलय करने की घोषणा कर दी। लेकिन
लेकिन मामला चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, लेकिन मामला चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, इसीलिए भारत ने पाकिस्तानी आक्रमण वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है। जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। समझ गए पीओके? अब यहाँ पे जैसे भारत में हम लोग पाकिस्तान के कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर। उसी प्रकार से पाकिस्तान वाले भी कहते हैं, ठीक है, जो भारत में इस समय है, जो एक्चुअल में भारत का जो है क्षेत्र है जम्मू कश्मीर वाला, उसको लोग कहते हैं गुलाम जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप देखिए तमाम सारी फिल्में देखेंगे जो भारत पाकिस्तान के संबंधों पे बेस्ड होंगी, तो उसमें कहेंगे कि हमको गुलाम जम्मू कश्मीर के इस ठिकाने पे वो करना है, जो यानी भी उसको गुलाम मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की बातों को आपको समझना है, ठीक है। लेकिन ये सब बहुत गंभीरता पूर्ण इशू है, कहीं मैं आप गलत मत बना दीजिएगा जी। नहीं पता लगे आईएएस के मेंस में आप जो है पाकिस्तान को देखे आ जाइए, ठीक है। हाँ, तो आपका तो हो चुका फिर कल्याण, ठीक है। फिर लोक सेवा आयोग के दफ्तर है उसके 1-2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में भी नहीं जाइएगा जी, ठीक है। कह देंगे कि भैया इनका हो गया जी, ठीक है। अगर ये कल के डेट में बन भी गए तो चूंकि जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, इसी में सब एग्जाम तो होता है, इसी में उच्चायुक्त बनते हैं विदेशों में जो रहते हैं दूतावास में, इसी में आईएएस बनते हैं, इसी में आईपीएस बनते हैं। पहले आईपीएस बन गए, बाद में बीएसएफ के डीजी बन गए, महानिदेशक बन गए उसके। और बीएसएफ का क्या काम है? सीमाओं की सुरक्षा। भारत पाकिस्तान की सीमाओं कौन है? बीएसएफ वगैरह तो ये है। पता ही नहीं कि हमारी सीमा कहाँ तक है जी, पता पीओके को कुनिंग मान लिए जी। या बाद में पता लगा पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त बन के पहुंच गए इस्लामाबाद। अब वहां ये नहीं पता है कि भैया हमारा वाला क्षेत्र कहाँ है, पता लगा अपनों दे के चले आए, कहीं कॉन्फ्रेंस वगैरह में गए। मैं क्योंकि कॉन्फ्रेंस वगैरह में जब आदमी जाता है तो वहां मैप लगता है दोनों देशों का, झंडे लगते हैं दोनों देशों के। आप देखेंगे कोई प्रधानमंत्री होगा या उच्चायुक्त होगा तो उसके सामने दो देशों के खड़े हैं तो ऐसे 2 पोडियम लगेगा, ठीक है। अब पीछे जो बैग होगा उसमें उस देश का भी झंडा होगा और संबंधित देश दोनों का झंडा लगा होगा, जो मैप भी लगा होगा, जो मैप भी लगा होगा वो भी। अब पता लगे गलत मैप लगा है और आप वहां चले आए कॉन्फ्रेंस करके जो है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चूक मानी जाती है। अभी पाकिस्तान ने अपने यहाँ कुछ मुद्रा जारी की और उस मुद्रा में भारत के जो ये वाला पार्ट है पीओके वगैरह वाला, इसको पाकिस्तान में दिखा दिया जी। भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया इस पे दी कि भैया ये ठीक है नहीं जो, ठीक है, इसको आप बदल दीजिए जो। अभी देखिए राष्ट्रमंडल खेल, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, अभी देखिए राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था तो एक भारत की खिलाड़ी जो कोई है महिला, लवलीना बारगोहेजई करके कुछ है, तो उधर है पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट में गई तो वहां पे नैपकिन पे, क्योंकि जिस देश में आयोजन होता है जिस संबंधित देश के लोग वहां भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसका मैप बना था नैपकिन पे जो,
ठीक है, नैपकिन पे मैप बना था लेकिन वो भी सही नहीं बना था, जो उसने पूरे पूर्वोत्तर को काट दिया उसने। ठीक है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र को दिखाया ही नहीं गया, सिक्किम के बाद में आगे वो सब काट दिए, जो काटने का मतलब कि किसी दूसरे देश को दे आए या चीज उनको दे दिए, जो तो उसने वहीं पे उसका विरोध दर्ज करा दिया, जो है कि भाई ये इसको आप सही कर लीजिए, जो ये भारत का मैप नहीं है, क्योंकि वो खुद असम से हैं, उन्हीं क्षेत्र गायब। देखिए, तो उसका उन्होंने विरोध दर्ज करा है, उसको भारत सरकार ने संज्ञान लिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो एक जागरूक नागरिक का तो यही है कि मतलब जो कि आप अपने भूगोल को जाने कि हमारा क्षेत्र कहाँ है। जो अब आजकल लोग देखो हम कह देते हैं कि भैया हमको अपना खेत ही नहीं पता है कहाँ है, वैसे उनका खेत पड़ोसी कब्जा कर लेगा, क्या करेगा। जो जब आपको खेत है अपना नहीं पता है, ठीक है, अब ये इसलिए कहते हैं कि मतलब हम खेती बाती नहीं करते, बहुत दूर रहते हैं इससे, जो है ये सब बहुत छोटा काम है, इसको हम नहीं करते हैं। जो हम तो खाली आसमान में रहते हैं, जो है नहीं, तो खेत से जुड़े रहिए, अपना खेत होते एक आध महीने में घूम आया करिए खेत पे, जो है नहीं, दूसरा कब्जा कर लेगा पड़ोसी, है नहीं, मेड़ वो काट के पता लगे एक सीजन में 2-2 मीटर कब्जा करेगा। एक समय आएगा कि बस वो सड़क भर की जमीन बचेगी आपकी, जो पूरा खेत गायब। और उसके बाद आप लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम सबके चक्कर काटेंगे फिर, जो तो इधर बनना है कि उधर काटना है। ठीक है, अब बनेंगे तो थोड़ा जो काट लेंगे तो थोड़ा और अच्छे से पढ़े बढ़ेंगे, जो है कि यार जो है ठीक है, बन ही जाए हम ही, क्या मतलब है, जो है अपना खेत कब्जा नहीं बचा पा रहे हैं, जो कई लोग तो इसी में बन जाते हैं, जो है नहीं। चलिए, तो अब जो भारत एक परिचय वाला चैप्टर था आपका, ठीक है, ये यहीं पे समाप्त होता है। अभी भारत के बारे में आगे ही पढ़ना है, लेकिन जो परिचय था कि एक सामान्य परिचय आप जान जाएं कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत का आकार कैसा है, भारत का प्रशासनिक संगठन कैसा है, भारत की सीमाएं कैसी हैं, कुछ विवादित क्षेत्र कैसे हैं, ये सारी बातें आप मोटी मोटी जान गए कि नहीं जान गए। अब रिवीजन इसको कर लेंगे तो और अच्छे से जान जाएंगे, इसमें और सारी चीजें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मैंने नेपाल का उदाहरण दिया, नेपाल की चीजें आप जोड़ दीजिए, क्रीक विवाद है गुजरात के आसपास, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगल बगल जो खाड़ियां स्थित हैं, जैसे खंभात की खाड़ी कहाँ है, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, सब थोड़ा देखिए आप जो जाके। राजधानियां अगल बगल के देशों की कहाँ है, जैसे मालदीव की राजधानी कहाँ है? हाँ, ये कई बार पूछा है। देखिए, तो पड़ोसी देशों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सब आप अपने स्तर से मैप वगैरह देखते रहिए, उसमें जानते रहिए, क्योंकि लोकेशन का ही विज्ञान भूगोल है, अवस्थिति का ही विज्ञान है, और कुछ नहीं है भूगोल में। इसीलिए जिनका भूगोल ठीक होता है उनका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी लोकेशन है, किसी न किसी क्षेत्र के ही बात होगी, जो है करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे कि फला सम्मेलन बाकू में किया गया, तो बाकू कहाँ है। अब आपको अगर पता है बाकू कहाँ है तो आप जान जाएंगे अच्छा इस देश की या इस क्षेत्र की बात की जा रही है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, वहां की बात की जा रही है। और अगर लोकेशन ही नहीं पता है तो करंट अफेयर्स आपको याद ही नहीं होगा, जो ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है भारत का प्राकृतिक विभाजन। इसको आप थोड़ा सा समझाएंगे या लिखो, हेडिंग डालो, भारत भू आकृतिक प्रदेश। भारत भू आकृतिक प्रदेश। अब भारत में कितने भू आकृतिक प्रदेश हैं? अभी आप मोटे मोटे तौर पे भारत को देख रहे थे कि भारत की राजनीतिक प्रशासनिक सीमाएं सब क्या हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, जो है कि भारत में कौन से पर्वत कहाँ हैं, कौन से पठार कहाँ हैं, कौन से मैदान कहाँ हैं, कौन सा तट कहाँ है, कौन से द्वीप हमारे कहाँ। हालांकि द्वीपों के बारे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा है, इसके अलावा बहुत सारे द्वीप हैं भारत के पास में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को तो हमने एक
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपको बता दिया है कि हाँ भैया यहाँ पे स्थित है, इतने द्वीप हैं, इसकी राजधानी, वो प्रशासन दृष्टिकोण से बताया हूँ। लेकिन यहाँ आप उसके और सारे पक्षों को या पहलुओं को देखने का प्रयास या समझने का प्रयास करेंगे जी। तो भारत का भू आकृतिक मतलब समझ रहे हैं, भू मतलब जमीन, अब आकृति मतलब बनावट, यानी हमारे जमीन की बनावट कैसी है। ठीक है, कि भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला जो भूगोल का, चाहे भारत आप पढ़ेंगे चाहे दुनिया पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। इसको भूगोल में कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। ठीक, तो भू आकृतिक विज्ञान में इन्हीं बातों को समझने का प्रयास किया जाता है कि जो हमारी धरातल की सतह है वो कैसी है, मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, तटीय है, द्वीपीय है, कैसी है। ठीक है, इन्हीं सारी बातों को इसमें जानने का प्रयास किया जाता है। तो भारत के जो भू-आकृतिक प्रदेश हैं उनको मोटे तौर पे 4 भागों में बांटा गया है। कई कई 5 भी देते हैं तो अलग अलग कर देते हैं। हाँ, तो 6 वे नहीं जाना है आपको मोटे तौर पे देखना है। ठीक है, पहला तो पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्र में प्रमुख तौर पे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है तो हिमालय कहते हैं, वो माना जाता है। अब हिमालय की उत्पत्ति से लेकर उसकी तमाम जो शाखाएं हैं या भाग हैं, तमाम तरीके से उसको बांट दिया गया है। तराई, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, बड़ा हिमालय, बृहद हिमालय, नहीं, ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से तो उसको जो बांटा गया है क्षैतिज रूप से उसको देख लेना है। कौन सी चोटियां वोटियां कहाँ हैं, कितने राज्यों में फैला है, जो तथ्यात्मक जानकारी वो हम देखेंगे। उत्पत्ति भी थोड़ा सा समझ लेंगे, कैसे उत्पत्ति इसकी जो मानी जाती है वो मानी जाती है। इसके अलावा उसकी भारत के जलवायु में क्या भूमिका है, भारत के सामरिक क्षेत्रों में उसकी क्या भूमिका है। जैसे हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 5 या 6 में जब पढ़ते थे तो एक लाइन जरूर पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे अगर ध्यान होगा, कि भारत के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी की भांति खड़ा, निबंध इससे लिखवाया जाता था। तो अब उसमें प्रहरी तक ही खाली पढ़े थे हम लोग। अब इस समय ये देखना है कि प्रहरी के अलावा और क्या है, जलवायु में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे भारतीय मानसून को हिमालय जो है प्रभावित करता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे जी। और इसकी तमाम जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर में कहता है पूर्वांचल की पहाड़ी, मेघालय में 3 तरफ से कीपाकार फैला है, गारो, खासी, जयंतियां, वो क्या है, ये सब यूपीएससी के लेवल के प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो कहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है, कहाँ पे बर्फ कम पड़ती है, जहां पे ज्यादा पड़ती है वहां ज्यादा क्यों पड़ती है, जहां कम पड़ती है वहां कम क्यों पड़ती है। ठीक है, ये सारी बातें आप जानेंगे। इसके अलावा इसी में आपको ये भी जाना है इसका पर्यावरणीय पक्ष, जैव विविधता के संदर्भ में बातें जाननी है। इसी में जो है कि इसका पर्यावरण में क्या योगदान है, जैव विविधता में क्या योगदान है। आप देखेंगे तमाम सारी जंतुओं की प्रजातियां और तमाम सारे पादपों की प्रजातियां जो है वो हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तमाम सारे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, है नहीं, ये वहां पे अवस्थित हैं। इसके अलावा भारत की जितनी सदा नीरा नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू, घाघरा हो, इतनी बड़ी नदियां हैं जिसमें सदैव पानी रहता है। सदा नीरा मतलब जिसमें 12 मास पानी की उपलब्धता रहती है। ठीक है, वो इसी से निकलती हैं, इसी से मैदान का निर्माण हुआ है, उपजाऊपन बढ़ा है। ठीक है, हिमालय का योगदान केवल आप लिमिटेड नहीं देख सकते हैं जो कि केवल सुरक्षा के ही उसमें है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अब योगदान बाद में जानेंगे, पहले तो हम जाने है क्या, कहाँ है एक्चुअल में, नहीं, पहले वही नहीं जानेंगे तो अब योगदान कहाँ जान पाएंगे। जो अगर योगदान जानना है तो पहले उससे परिचित होना पड़ेगा। तो पहला हो गया पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का पर्वतीय भाग, आप इस तरह भी कह सकते हैं। पहला क्या मान लिया गया, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा क्या मानते हैं,
दक्षिण का पठारी भाग। तीसरा क्या मान लेते हैं कि दोनों के मध्य में स्थित मैदानी भाग। दोनों के, या दोनों के मत लिखो, मैदानी भाग को लिख लो। मैदानी प्रदेश। और चौथा में तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। देखिए दोनों को एक में ही करके पढ़ा जाता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं अलग अलग करने। अब इसी को आप अलग अलग कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यूपीएससी के लिए पढ़ना है, हमको कोई ऐसा नहीं कि केवल तथ्यात्मक जानकारी हमको चाहिए, हमको यूपीएससी के लिए पढ़ना है, तो हम बहुत ज्यादा इसको नहीं करेंगे, हम सारे को समाहित कर लेंगे। तटीय क्षेत्र में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी पढ़ाया जाता है, उसको हम बता देंगे उसी के साथ में। द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा सागर, लक्षद्वीप, द्वीपों की क्या उपयोगिता है क्या नहीं है, तट क्षेत्रों की क्या आर्थिक उपयोगिता है, आर्थिक उपयोगिता में पर्यटन, मत्स्यन, बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलाप हमारे तटीय क्षेत्रों से जुड़े हैं, वो सब जानने का प्रयास किया जाएगा। जैव विविधता और पर्यावरण का क्या योगदान है तटीय क्षेत्रों में, वो सब हम देख लेंगे। पठारी क्षेत्र भारत में जो है वो भारत की आर्थिकी का आधार, भारत की जो औद्योगिक नीति है, ठीक है, उसमें आधार का काम पठारी क्षेत्र करते हैं। इसे भी यूपीएससी का एक प्रश्न बन सकता है कि पठारी क्षेत्र भारत की आर्थिक उन्नति के वाहक हैं, विश्लेषण कीजिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं जी। क्योंकि पठारी क्षेत्रों में जो खनिज संपदा है, ठीक है, वो सब मिलती है कम या ज्यादा मात्रा में। आपको लौह अयस्क जो आधार है उद्योग का, कोयला, बॉक्साइट, हर तरह का खनिज लगभग, अब बर्फ वगैरह, ठीक है, थोड़े या कम मात्रा में, भले उससे हमारी उपभोग की पूर्ति ना हो पाए लेकिन कुछ ना कुछ उत्पादन हमारे यहाँ हो जाता है, चाहे पेट्रोलियम हो तटीय क्षेत्रों में, तो वो सब हमारे उद्योगों के आधार हैं। अब कोयला जिस क्षेत्र में मिल रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कोयला वहीं मिल रहा है, वहीं पे लौह अयस्क की तमाम खदानें अवस्थित हैं। तो दो चीज तो मिल गया, मेन चीज ना, अगर हमको लौह अयस्क का संयंत्र लगाना है, एल्युमिनियम का कारखाना लगाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, मेन चीज रॉ मटेरियल में कच्चा पदार्थ, वो आपको हमें वही मिल जा रहा है। और लौह अयस्क को गलाने के लिए बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, अत्यधिक तापमान उत्पन्न करता है, उसके लिए कोयला बगल में उपलब्ध है, कोयले से बिजली बना लिए हम। ट्रांसपोर्ट के लिए हमको हाईवे चाहिए, हमने उसके लिए बना दिया हाईवे। नदी चाहिए उसके अगल बगल हो, पानी की उपलब्धता हो जाए। नदी भी आप देखिए, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ये सब आसे पास प्रवाहित है, दामोदर नदी। और दक्षिण में चले जाएंगे तो आप मत्स्यन, आप दक्षिण भारत के स्वरूप को देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो क्षेत्र उपजाऊ, क्योंकि वो जलोढ़ से बना क्षेत्र है। और थोड़ा पश्चिमी वाले भाग में आएंगे तो वो थोड़ा पहाड़ी है, जो पश्चिमी घाट वगैरह वहां पे देखिए बगानी कृषि, अंगूर, संतरा, काजू, इस सब की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। पूर्वी हिस्से में आप देखेंगे तो चावल की खेती बढ़िया होती है, मत्स्य पालन अच्छा होता है। बिल्कुल तटीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन होता ही होता है, समुद्र की मछली लोग पकड़ते हैं, वो भी एक व्यापार का बड़ा माध्यम है। टूरिज्म का हब होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, दूर दूर के लोग आते हैं। देखिए गोवा, कुछ बताना ही नहीं, आप लोग को जानते ही, विदेशी लोग आते हैं, तमाम बीचेस बने हुए हैं, तो हमारी आर्थिकी का आधार है तटीय क्षेत्र। इसके अलावा देखिए बड़े बड़े बंदरगाह, भारत के पास जो दर्जनों बंदरगाह हैं बड़े बड़े, पूरी दुनिया से जो हमारा व्यापार से जुड़ाव है वो तो तटीय क्षेत्रों से ही तो है। इसलिए देखिए जो आर्थिक समृद्धि है
वो उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्यों में आपको ज्यादा देखने को मिलती, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, गोवा हो, इन सारे राज्यों में आर्थिक समृद्धि, और ये ऐसा नहीं कि एकाएक एक दो दिन में आ गई, ये पहले से ही थी, पहले से ही थी। और हर चीज में आप देखेंगे, कल्चर में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप साउथ की फिल्में अगर देखते होंगे, ये फिल्में में देखा कीजिए आप लोग, कभी कभी थोड़ा बहुत अच्छे देखते हैं ना। साउथ की फिल्मों में आप देखेंगे अमूमन जो विलन होगा वो कोई कमर्शियल आदमी को बनाया जाता है, किसी कंपनी चल रही होगी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा होगा, या इस प्रकार की उसमें कहानियां गढ़ी जाती, क्योंकि कल्चर का रिफ्लेक्शन आपको सिनेमा में देखने को मिलता है। दोनों तरफ से देखने को, कई बार कहा जाता है कि सिनेमा समाज का दर्पण है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि समाज जो है सिनेमा का दर्पण है। उससे भी सीखता है, दोनों तरफ से लेन देन होता रहता है, ये अलग विषय है। उत्तर भारत की फिल्मों देखेंगे, जमींदार होगा कोई, हालांकि अब तो बहुत बदलाव हो गया, नहीं आप 90 के दशक के 2000 के दशक की फिल्में देखेंगे, जो विलन होता था, क्योंकि शोषण सबसे ज्यादा वही करते थे, वो कोई जमींदार रहा होगा, मुखिया रहा होगा, पूरे गांव तबाह कर देता था, जो है नहीं, देखे फिल्में ना। लेकिन तो दोनों में उसके अंतर का मूल कारण यही है, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र है, यहाँ सबसे मेन जो कोर चीज है वो है जमीन, और वहां जमीन नहीं है, वहां व्यापार है मेन चीज। अपने आप चले जाइए तहसीलदार के कार्यालय में चले जाइए, एसडीएम के यहाँ कार्यालय में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा विवाद अगर देखने को मिलेंगे तो जमीन के विवाद देखने को मिलेंगे, कि फलाने का कब्जा हो गया, धमाके ने कर लिया, किसी की मेड़ काट लिए। जो आदमी थोड़ा दबंग होगा वो किसी न किसी मेड़ वड़ काटता है, जमीन कब्जा करता है, क्योंकि कृषि है, उपजाऊ क्षेत्र है, जिसके पास सबसे ज्यादा खेत है वही सबसे अमीर आदमी माना जाता है। अपने यहाँ देखिए, आज भी आप लोग अपने न लीजिएगा तो गुरु जी बताइए, हम लोग ऐसा कह दिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादियां होती है तो उसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है, भैया खेत कितना है लड़के के पास, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? क्यों पूछा जाता है? तो इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि ही है। साउथ में आपको ये नहीं पूछा जाएगा, साउथ में पूछा लड़का कितने पैकेज पे है, इस कंपनी में तो 1 करोड़ के पैकेज पे है कि 50,000 के पैकेज पे। हालांकि बहुत सारी स्थिति बदल रही है, लेकिन कोर स्थिति यही थी। वो इसीलिए है क्योंकि वहां फैक्ट्रियां हैं, औद्योगिकरण है, खनिज उपलब्ध हैं, व्यापार का केंद्र है, बंदरगाह हैं, विदेशी लोग आते हैं। अब देखिए, भारत में अंग्रेज भी आए तो उन्होंने जो हब बनाया वो 3 जगह को हब बनाया, एक बंगाल कोलकाता, एक मद्रास को बनाया उन्होंने, एक मुंबई को बनाया, लखनऊ को तो नहीं बनाया ना, वो अलग बात है, बाद में कब्जा उपजा हुआ तो इधर भी घूमे टहले सब लोग आए, लेकिन मेन हब वहीं पे इन्होंने बनाया, क्योंकि वहां से व्यापार करना आसान था, माल लाद के निकल गए लेके। बाद में क्या किए, रेल लाइनों को बिछा दिया पूरे शहर में, कि अगर हमको बस्ती से भी कोई सामान उठा के लाना है तो बस्ती स्टेशन पे रख ले, लेके चले जाएं। ऐसे करके रेल लाइनों का विकास पूरे देश में कर दिए जो है। हालांकि ये उल्टा पड़ गया, ठीक है, उल्टा पड़ गया, बाद में चले गए, ठीक है, तब कहाँ रेल की पटरी उखाड़ के लेके चले जाते जो है। तो पठारी क्षेत्र का जो मेन चीज है वो ये है। जो अब आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में। तीसरा, मैदानी क्षेत्र की आर्थिकी का जो आधार है वो यही है, क्या है, उपजाऊ मृदा। और उपजाऊ मृदा कहां से आई? जो नदियां हैं उन्होंने जलोढ़ ला ला के गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सतलज सिंधु का मैदान, ये नदी के आधार पे यहाँ पे मैदानों का विभाजन किया गया है, ठीक है। इन सारे मैदानों का निर्माण कर दिया है। और मैदान की विशेषता क्या है? मैदान समतल होते हैं, जल उपलब्ध है, समतल है और मिट्टी उपजाऊ है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये 3 चीज अगर मिल गई आदमी को तो समझो कि वही घर बनाएगा। जनसंख्या देखो कितनी है उत्तर भारत के राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात भी आप उसमें ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों का नाम हम ले लिए कि भारत की आबादी के लगभग 70% हो जाएंगे जी, इतनी भारत की आबादी है जी। अब दक्षिण के राज्यों का कई बार यही विरोध होता है कि बताइए
टैक्स सबसे ज्यादा हम दें, क्योंकि आपके यहाँ औद्योगिकरण ज्यादा है, टैक्स ज्यादा देंगे ही देंगे। यहाँ खेती किसानी है, खेती टैक्स फ्री है, खेती में आप कितना पैदा कर लीजिए, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। लेकिन हम नौकरी कर रहे हैं तो हमको टैक्स देना है, साल में 1.5-2 लाख देंगे, लेकिन देंगे देंगे। यहाँ कमर्शियल या सेवा क्षेत्र का काम होगा, वहां टैक्स आपको देना ही देना है। तो कई बार दक्षिण भारत के राज्य कहते हैं कि बताइए, देश के जीएसटी कलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान हमारा होता है और हमको मिलता बहुत कम है। जब केंद्र बांटता है राज्यांश तो उसमें हमको सबसे कम मिलता है। अभी 2026-27 में अकेले उत्तर प्रदेश को 17.9% जो केंद्र का हिस्सा है राज्यों को, उसमें 17.9% केवल उत्तर प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश और बिहार का मिला लिया जाए और एक राज्य और मिला लीजिए, आप मध्य प्रदेश को भी मिला लीजिए, तो लगभग 40% हिस्सा हो जाएगा। 35 से 40% हिस्सा वो 3 राज्यों को अकेले मिल रहा है। और इनका टैक्स कलेक्शन अगर आप देख लेंगे तो 5% तीनों मिला नहीं होगा। ठीक है, तो एक मानसिक विरोध होता है लोगों का, जो है कि बताइए, जो कुछ कमा के नहीं दे रहे हैं। जैसे घर में अगर 3 पुत्र हैं और 2 कमा रहे हैं दबा पैसा, और तीसरा कमा भी नहीं रहा है, उड़ा सबसे ज्यादा वही रहा है, बुलेट लेके चल रहा है, थार लेके चल रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा जूता पहन रहा है, तो घर वाले कहेंगे ये देखो, तो बेचारे मरे जा रहे हैं कमाते कमाते, अरे कमाता 1 पैसा भी नहीं, दिन भर खर्चे करता है। तो वही हाल उत्तर भारत के राज्यों का है, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है उसमें भूमि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। और इसीलिए फैक्टर है क्योंकि वो उपजाऊ जमीन है। अपने देखिए, कुछ बो दीजिए खेत में, चना बो दीजिए, धान बो दीजिए, गेहूं बो दीजिए, सब्जी कोई भी बो दीजिए, पैदा हो ही जाता है। जो इसीलिए आप देखेंगे इसी का प्रभाव है कि सबसे ज्यादा अपराध भी यही है। सबसे ज्यादा अपराध भी अगर आप देखेंगे पूरे भारत में, अब तो कम हो गया, कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क हो गया। अब आप अपने घर से 1 किलोमीटर निकलेंगे तो 4 जगह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी आपकी फोटो, तो हर आदमी डर लगता है कि पकड़ जाएंगे। और पहले गए गोली मार के चले आए, नहा धो बेटे खाना खा रहे हैं, पता ही नहीं चला कौन मारा किसको मारा। ठीक है, पहले अपराधों का पूरा गिरोह चलता था, और इसलिए चलता था तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, खा पी लिए मौज से काम ही नहीं। जो आदमी नौकरी पेशा कर रहा है वो आएगा सुबह 9 बजे अपने ऑफिस, शाम को जाएगा थका हारा, खाएगा पिएगा अपना आराम से सो जाएगा। और जो आदमी अब इधर धान और बैठा लिया है, आदमी कौन सा काम है, कोई काम ही नहीं है। तो पहले भी यही स्थिति थी। जो तो अब तो खैर अपराध नहीं, हम नहीं कहेंगे कि अपराध करता है उसके बाद, लेकिन सबसे ज्यादा झगड़े जुलाई अगस्त में इसी महीने में होते हैं, इसी महीने में। और इसी तरह से अपराध भी आप देखेंगे तो चाहे सामाजिक अपराध हो, चाहे संगठित अपराध हो, चाहे व्यक्तिगत स्तर के अपराध हो, ज्यादा है इस क्षेत्र में। देखो अब कम भले हो गए, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे। जो बिहार में देखो, बिहार में पता लगे कोई पुल बनाने के लिए सरकार ने कहा कि चलो पिछड़ा राज्य, इसको थोड़ा पैकेज वैकेज दे दो, पुल बनाए, लोग जाए सड़क उड़क बनाए। पता लगा इंजीनियर को किडनैप कर लिए, पुल बनाने गया है, और उससे कह रहे हैं कि ऐसा है ठेकेदार को कि भैया 20% हमको दे देना, तब शुरू करना। तब जब 20% आपको दे देगा, 30% अधिकारियों को दे देगा, अपना भी लेगा, 30% अपना ले लेगा, तब 20% में पुल गिरा बनाएगा, तब तो गिरेगा नहीं। जब 20% उसमें लागत में पुल बना देगा तो पुल कहाँ का गिरेगा, तमिलनाडु का गिरेगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का गिरेगा? ना देखो, हमेशा खबरें आती कि भैया फलाने जगह पुल ही गिर गया। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? जब इतना बंदर बांट है, इतना अपराध है, भैया उनको नहीं देंगे, अगले दिन हम ही किडनैप कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊपन क्षेत्र है, जल की उपलब्धता यहाँ पे है, और समतल जमीन है। यानी समतल जमीन में खेती करना आसान, रोड बनाना आसान है नहीं। अब पहाड़ों पे आपको रोड बनाने सरकार के पसीने छूट जाते हैं, 1-1 किलोमीटर की ऊंचाई की घाटियां हैं, और उसमें कहां सड़क बना दे? कहीं थोड़ा सा भी फिसले तो 3 दिन लगता है लाश निकालने में। अब थोड़ा सा फिसले, अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ तो सरकार के पसीने 3 दिन के बाद ढूंढे मिलते हैं, आप जो कहीं पड़े हैं खाई वहीं में, अगर जानवर वानवर से बच गए तो।
तो वहां पे सड़क बनाने में आपको सड़क बनाने में समस्या, घर बनाने में समस्या। कहीं एक भूस्खलन हुआ, पता नहीं 20 लाख रुपया खर्च किए घर बनाने में, एक भूस्खलन में एक बड़ा पत्थर आया और आप घर में सो रहे हैं और गिरा, निकल लिए सोते हुए, जगह ही नहीं। तो मैदानी क्षेत्र इसीलिए बढ़त बना लेते हैं, और इसीलिए आप देखिए मैदानी क्षेत्रों में जनघनत्व भी बहुत ज्यादा है। जनघनत्व देखिए उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र भी आप ले लीजिए, उसी में राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, हरियाणा पंजाब ले लीजिए, यहाँ देखिए इसीलिए जनघनत्व ज्यादा है क्योंकि समतल जमीन है, सब कुछ। चुनौतियां कम है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में रहने की बहुत सारी चुनौतियां, प्रतिकूल जलवायु है, प्रतिकूल, पता लगे बर्फ पड़ रही है, 5 डिग्री माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो 5 डिग्री माइनस टेम्परेचर में क्या करेंगे आप? यहाँ 10 डिग्री होता है तो आपको पूरा गांव फूंक देते हैं, ताप लेते हैं, इतना कपड़ा पहन लेते हैं, चेहरा नहीं पहचान में आता, इतनी जैकेट 10-12 सूट अंदर से पहने हुए हैं, इतना पतला आदमी इतना मोटा दिख रहा है। 10 डिग्री तक तापमान अगर आ गया तो, और जो मिल रहा है उसको कहने भैया बहुत ठंड है, जिधर अगर अब एक आध घंटा मर्जी। तो जो आदमी माइनस डिग्री टेम्परेचर में रह रहा है तो वो जीवन ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आपको बाजार जाना है, गाड़ी उठाए पैदल चल रही है आराम से, उनको जाना है, पता लगे पहाड़ी चढ़ना है, ऐसे करके फिर उतरना है, फिर चढ़ना है, तब जो आएगी बाजार जो, या पशुओं के लिए चारा काटने जाना है, तो इस प्रकार से आपको चुनौतीपूर्ण चीजें करके तो वहां तक पहुंच पाएंगे। वहां पे आदमी ज्यादा रहेंगे कि मैदानों में ज्यादा आदमी रहेंगे? हम मैदानों में रहते हैं, अब आदमी पैसा वैसा हो गया, जैसे आदमी ज्यादा पैसा वैसा होता है तो कहते हैं चलो पहाड़ देख के आए, वहां जाते हैं, मर सेल्फी लेके जो है फिर डालते हैं फेसबुक पे, देखो आई एंजॉय इन नैनीताल, मनाली, शिमला, लद्दाख, है नहीं? अब देखिए इतनी भीड़ होती है, इस बार तो मैं भी गलती चला गया था, इतना जाम कि आपको सांस होने लगती है कि भगवान यहाँ लौट उठ पाएंगे कि नहीं। पूरा जैसे लगता है कि पूरा उत्तर भारत जो है सब पहाड़ों से चला गया है। जो आप चले गए पहाड़ों, तो पहाड़ों दिक्कत है कि ये रास्ता बहुत चौड़ा होता नहीं जो है, और एक लोगों ने अगर ओवरटेक कर दिया और इधर से भी गाड़ी चली गई तो लगा जाम, और फिर आधा घंटा लग जाएगा उसको छूटने में भी। ठीक है, तो पूरा सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं भाई कि चलो वहां भी देख के आए, और वहां के कब आदमी यहाँ नहीं देखने आते कि चलो बस्ती में देख के आए, कलवारी में क्या हो रहा है, रुधौली में क्या हो रहा है। यहाँ क्या नहीं, यहाँ बढ़िया धान के खेत लगे हैं, गन्ने के खेत लगे हैं, है नहीं? यहाँ भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ कोनो चुनौती है ही नहीं। क्या चुनौती है? चलो ठीक है, कल इसमें हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया है। चलिए ले आओ।